गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि परागकण का निर्माण या मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था हमने। आगे की जो हमारी प्रोसेस होती है वो होती है परागण, यानी कि जब हमारा परागकण बन गया तो अब वो कहाँ जाएगा, मेल स्ट्रक्चर पे यानी कि वर्तिकाग्र पर जाना है। और इसके लिए फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन से पहले परागण की क्रिया होती है। तो परागण होता क्या है? परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। यानी कि जब हमारा परागकण बन गया या सूक्ष्म बीजाणु बन गया तो अब वहाँ से निकल के वो परागकोश से निकल कर जाएगा कहाँ पे, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर जाने की यही क्रिया ही जो होती है वो परागण कहलाती है। या हम कह सकते हैं परागकण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरित होना या स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। यानी कि हमारा जो परागकोश है, परागकोश के फटने के बाद वहाँ से सूक्ष्म बीजाणु निकलते हैं और वो जाते हैं फीमेल के वर्तिकाग्र पर, और यही क्रिया जो होती है पूरी वो परागण कहलाती है। अब परागण जो है हमारा वो दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा प्रकार है वो है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। किसी पुष्प के परागकण का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यानी कि जो हमारे पुष्प जिनमें दोनों भाग मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, और किसी जो है फ्लावर का जब परागकोश से उसके परागण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि उसी पुष्प के परागकोश से निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण के जाने की क्रिया जो है वो स्वपरागण कहलाती है। जैसे कि हमारा कोई फ्लावर है और उस फ्लावर से परागकोश निकलेंगे मेल ऑर्गन से और फिर फीमेल ऑर्गन के स्टिग्मा पर चले जाएंगे, तो ये क्रिया जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहलाती है। अब स्वपरागण यानी कि दूसरा जो हमारा टाइप है वो परपरागण भी है। तो दोनों में ये भी देखते हैं कि कुछ किसमें क्या लाभ है या किससे क्या हानियाँ होती हैं। तो जो स्वपरागण के हमारे लाभ हैं वो हैं, स्वपरागण से जातियों की शुद्धता बनी रहती है। यानी कि अगर कोई पौधा अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा फ्लावर है, अच्छा फ्रूट देता है, तो उसी का अगर सूक्ष्म बीजाणु उसी के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो दोनों से ही जो है वो शुद्ध, उसके जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं बने रहते हैं, यानी कि कंटिन्यू शुद्धता बनी रहती है। दूसरा हमारा है परागकण किसी वाहक पर निर्भर नहीं होते। क्योंकि उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरना है तो इसीलिए उसके लिए किसी अन्य जीव की या अन्य वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। वाहक क्या होते हैं उन्हें आगे अभी हम परपरागण में समझेंगे। फिर अगला हमारा है परागकणों की संख्या कम होने पर भी परागण संभव है। यानी कि अगर कम संख्या, चूँकि जो है उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरना है, तो कम संख्या में अगर परागकण बनते तो भी परागण की क्रिया हो सकती है। तो हमने ये कुछ लाभ देखे स्वपरागण के। अब हमारी हानियां भी देख लेते हैं कि स्वपरागण से हमें क्या हानियां होती हैं। तो पहला आनुवंशिक रोगों या दोषों की निरंतरता बनी रहती है। यानी कि जो चीज़ हमारे लिए लाभ थी वही चीज़ हानि भी है, जो हमारा एडवांटेज था वही डिसएडवांटेज भी है। कैसे? हमने पीछे देखा अभी कि इससे जातियों की शुद्धता बनी रहती है, यानी कि जो अच्छे कैरेक्टर रहते हैं वो कंटिन्यू बने रहते हैं। पर इसके साथ साथ जो बुरे कैरेक्टर हैं, जो खराब हैं, बैड कैरेक्टर्स हैं, वो भी जो है वो लगातार पौधे में देखे जाते हैं। यानी कि रोग या दोष भी जो है वो भी गुड कैरेक्टर के साथ बैड कैरेक्टर का भी ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए उसके डिसएडवांटेज है। अगला अनुकूलन की क्षमता घट जाती है। यानी कि लगातार एक ही तरह के जो कैरेक्टर होते हैं, एक ही तरह के कैपेसिटी की वजह से जो है पौधे एडॉप्टेशन नहीं कर पाते। और अगला हमारा है रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है। चूँकि पौधे में वही जो पुराने घिसे पिटे कैरेक्टर रहते हैं वही कैरेक्टर कंटिन्यू बने रहते हैं, इसी वजह से उनकी लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। उनमें अच्छी क्वालिटी के कैरेक्टर्स या कह सकते हैं इम्यूनिटी डेवलप्ड नहीं होती है। तो ये था हमारा स्वपरागण और उसके लाभ या हानि। अगला जो हमारा है वो है परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण क्या होता है?
जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। जैसे हमारा कोई पौधा था, हमने भी पीछे सेल्फ पॉलिनेशन में देखा कि ये हमारा कोई यहाँ पर फ्लावर था, ये हमारा पौधा है। अगर इसी के परागकण इसी पर आकर गिरते हैं, इसी के स्टिग्मा पर, तो ये क्रिया हमारी स्वपरागण होती है। वहीं दूसरा एक इसी जाति का पौधा है हमारा, अगर इसके परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर गिरेंगे तो ये क्रिया जो है वो परपरागण कहलाती है। यानी कि हमें जाति को हमेशा ध्यान में रखना है, किसी एक जाति का परागकण किसी दूसरे जाति के पराग में जाके परागण नहीं करेगा। तो इसीलिए जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पे, यानी यहाँ जो हमारा पौधा है वो चेंज हो जाएगा, उसके वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया में परागकणों को दूसरे पौधे पर पहुँचने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। यानी कि चूँकि जो पौधा हमारा चेंज है, अब यहाँ कहीं से भी एक पौधे से परागकण निकलेंगे, वो जो है दूसरे पौधे पर जाएंगे, तो उनके लिए एक कारक या एक वाहक की आवश्यकता होती है। जैसे जलीय पौधों में जल द्वारा परागण, जैसे जल में होते हैं बहुत सारे पौधे होते हैं, हाइड्रोफिटिक जो पौधे होते हैं दूर दूर एक मान लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसमें अलग अलग ढेर सारे जलीय पौधे होते हैं, तो उनका जो परागण होता है वो परागकण एक दूसरे के पास पहुंचने के लिए जल की सहायता लेते हैं, इसलिए वहाँ पर जल ही हमारा जो है वो कारक का काम करता है। यहाँ पर हमने नोट में कुछ लिखा है, जैसे अलग अलग पौधों में जो परपरागण क्रिया होती है वो अलग अलग वाहक के द्वारा होती है। जैसे कीटों द्वारा परागण भी हो सकता है, आपने बहुत सारे पेड़ पौधों के पास जो है मधुमक्खियों को या अलग अलग इंसेक्ट को उड़ते हुए देखा होगा, तो ये जो है वो सारे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करते हैं, परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का काम करते हैं। तो इनको एक टर्म दिया जाता है कि उनको कहते क्या है। जैसे कीटों द्वारा परागण होगा एंटोमोफिली, जंतुओं द्वारा परागण होगा तो उन्हें जूफिली, वायु द्वारा परागण होगा तो एनीमोफिली। अगर कहीं जल द्वारा यानी कि जलीय पौधों में जल द्वारा परागण हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोफिली प्रोसेस कहते हैं। यह हमारा जो है पक्षियों द्वारा परागण भी बहुत सारे पौधों में होता है और इसे हम ऑर्निथोफिली टर्म देते हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ परपरागण के लाभ या हानियाँ दी हुई हैं। जैसे स्वपरागण में हमारे ढेर सारे लाभ और हानि थे, ऐसे ही इसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती हैं। जैसे पहले हम एडवांटेज देखेंगे, इससे नए गुणों वाली जातियों का विकास होता है। यानी कि एक ही जाति के दो पौधे हैं पर यह भी हो सकता है कि एक की इम्यूनिटी कम हो दूसरे की अधिक हो, तो इससे नई नई जातियाँ विकसित होती हैं। दोनों पौधे के कैरेक्टर मिलेंगे तो नई जातियों का विकास होगा, नए गुणों का विकास होगा। अगला हमारा, इससे रोग प्रतिरोधक प्रजातियों का भी विकास किया जा सकता है। यानी कि अगर एक किसी पौधे में रोग है तो उसके पॉलन ग्रेन को किसी अच्छे पौधे पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी और इससे जो है उसकी जो नए हमारे सीड तैयार होंगे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। अब इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, हानियाँ होती हैं। जैसे परपरागण कारकों पर निर्भर होता है। जैसे हमने देखा कि जल द्वारा परागण है, कीटों द्वारा परागण है, पर क्या हो अगर हाइड्रोफिटिक पौधे हैं, जल में पाए जाने वाले पौधे, वहाँ पर जल भी ना हो, ऐसे में क्या होगा कि जो परागण है वो संभव ही नहीं पाएगा, क्योंकि परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होने के लिए किसी न किसी वाहक पर ही निर्भर होते हैं, इसीलिए इसके सफल होने की भी संभावना कम होती है। अगला हम देखेंगे, अधिक परागकणों के निर्माण के लिए अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। क्योंकि अब हमारा जो पॉलन ग्रेन्स है वो वाटर के थ्रू जा रहा है तो ढेर अधिक संख्या में एक ग्रुप ऑफ पॉलन ग्रेन्स वहाँ से निकलेंगे, तो अधिक परागकणों की बनने के लिए अधिक जो है एनर्जी का भी नुकसान पौधों में होता है, भी एक तरह का नुकसान है। और अगला जो हमारा है वो अधिक संख्या में निर्मित परागकण व्यर्थ भी हो जाते हैं, क्योंकि जो है एक ही पॉलन ग्रेन जो है वो किसी पौधे पर जाकर पॉलिनेशन की क्रिया को करेगा, लेकिन वहाँ से निकलेंगे एक ग्रुप में कि क्या मतलब कौन सा निकलेगा, कौन सा वहाँ जाके पहुँचेगा, कौन सा सक्सेस होगा पॉलन ग्रेन। इसीलिए अधिक संख्या में निर्मित परागकण बनते हैं, उससे ऊर्जा भी ह्रास होती है और जो पॉलन ग्रेन वहाँ से निकल जाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा रहा स्वपरागण और परपरागण और उसके लाभ और हानियाँ।